हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एनविल। दोस्तों, आज हम चैप्टर 2 देखेंगे अपने बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ का। ओके। और आज का टॉपिक है फेजेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। दोस्तों, अपने पहले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं फेजेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया से। इंडिया की जो बैंकिंग सेक्टर जो है वो 3 फेजेस में बांटे जाते हैं दोस्तों। ओके। जिसमें से पहला फेज़, ओके, पहला फेज़ आपका 1786 टू 1969 तक है। ठीक है। इसको हम प्री इंडिपेंडेंस फेज़ भी कहते हैं। ओके। प्री इंडिपेंडेंस फेज़। ओके। उसके बाद फिर 1969 से 1991 तक पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ है। पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके। और ये जो है लास्ट वाला फेज़ 3, जो कि 1991 से टिल डेट, मतलब अभी तक जो है वो हो गया मॉडर्न फेज़। ओके। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम पहले यानी कि फ़ेज़ 1 से। ओके। देखिए, सबसे पहले जो बैंक उस समय, तो दोस्तों आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उस वक्त बहुत दबदबा था, या यूँ कही तो उनका ही शासन था। ओके। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है, ओके, उससे पहले पहले वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि पीपल यूज़ टू मतलब अपने पैसों को ना सेठ साहूकार, ये सब वाला जो सिस्टम जो चलता था, ओके, बार्टर एक्ट वगैरह पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ओके। तो उसके बाद जो बैंक की जो नीड अराइज हुई थी ना, तो देखिए, पहला जो बैंक बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये पहला बैंक का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1770 में। लेकिन 1830 में ये कोलैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि देखिए, बैंकिंग सिस्टम अभी भी एक नया टर्म था लोगों के लिए। ओके। और दूसरी चीज़ है कि देखिए, नया टर्म तो था ही, उसके बाद फिर कोई भी नई चीज़ होती है दोस्तों, तो शुरू शुरू में मिस मैनेजमेंट भी बहुत होती है, आपको पता ही है। ओके। तो मिस मैनेजमेंट के कारण भी ये कोलैप्स कर गई, मतलब 1830 में। ओके। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे, मतलब, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स मतलब कि हुआ करते थे। ओके। अब ये देखिए, प्रेसिडेंसी बैंक्स क्यों? इसका प्रेसिडेंसी नाम इसलिए रहा दोस्तों, क्योंकि देखिए, जो काम अभी आपका आरबीआई कर रही है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्रेसिडेंसी बैंक्स उस टाइम पे एकदम इसी ढंग का काम करती थी। मतलब यूँ कहिए तो उस समय का आरबीआई थी ये। ठीक है। तो ये देखिए, कौन कौन से प्रेसिडेंसी बैंक्स थे? बैंक ऑफ कैलकटा, ठीक है, 1806 में इस्टेब्लिश हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए, फिर से एक दौर आया, और क्या हुआ कि ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, ओके, ये तीनों एक अमेलगमेट कर गए, मतलब मिक्स हो गए, मतलब अभी जैसे कि मर्ज हो रहा है ना। ओके। तो यूँ कहिए तो उस समय मर्जर हुए। ओके। उसके बाद फिर ये तीनों मिल करके एक नया एंटिटी बन गया, जिसको हम कहते हैं इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन फिर से ये रीनेम हुआ। ठीक है। मतलब एसबीआई मर्ज हुआ। ठीक है। तो ये अब फुल्ली कंट्रोल आ गया एसबीआई के अधीन में। ठीक है। तो फिर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ओके। अब एसबीआई जो है आपका, वो नेशनलाइज हुआ था कब? 1955 में। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये आप इसको याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में कभी कभी बनते हैं पॉइंट। ओके। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, इस बीच और भी बहुत सारे बैंक्स इस्टेब्लिश हुए,
ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद बैंक 1865 में, ओके। फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 1895 में कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? लाहौर में, ओके। और इसके बारे में ये है दोस्तों कि ये प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस के द्वारा, ठीक है, इंडियंस के द्वारा ही मैनेज किया जाता था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इसके बारे में कि पीएनबी को इस्टेब्लिश वो कौन करवाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। तो वो हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है। चलिए, अब देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश हुई थी वो 1911 में। और ये देखिए थी क्या, फर्स्ट कमर्शियल स्वदेशी बैंक, ओके। जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो सारा कारोबार मतलब इसका जो भी था, ठीक है, वो मतलब स्वदेशी था एक तरह से, फुल्ली ऐसे समझिए, ठीक है। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि 1935 में, ओके, आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। क्योंकि बैंक्स को मैनेज करने के लिए इतने बैंक्स थे, तो एक नीड अराइज हुआ ना कि कोई एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो कि सबको रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, ओके। तो आरबीआई की नीड हुई, तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुई, ओके। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या थी कि ये अभी भी प्राइवेटली ओन्ड थी, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी के हाथों में ही थी अभी ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, आरबीआई नेशनलाइज हुई कब? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और ये ऑटोनॉमस बॉडी बन गई, मतलब कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी बन गई है जिसकी ज़रूरत थी, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से एक और बहुत अच्छा वाला चेंज आता है, ठीक है। वो क्या कि 1949 में बैंकिंग कंपनी एक्ट पास हुई, ठीक है, जो कि बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाने लगा, ओके। इसका देखिए दोस्तों ये याद कर लीजिए, इसका मेन फोकस क्या है कि जितना कैपिटल होना चाहिए एक बैंक के पास, ठीक है, लिक्विडिटी नॉर्म्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स, ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे फोकस करती है ये, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा कि बैंकिंग कंपनी एक्ट कब आई, ठीक है, इसका काम क्या है, क्यों आई, क्यों लागू हुई, ठीक है। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुई। हालांकि देखिए आरबीआई के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एक क्लास स्पेशली मैं आरबीआई के बारे में लेके ही आऊँगा, ओके। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए दौर आता है फेज़ 2 का, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ भी बोलते हैं, ओके। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को 2 डिवीज़न में बांटा गया, ठीक है। पहला कमर्शियल और दूसरा कोऑपरेटिव, ओके। पहला कमर्शियल और दूसरा कोऑपरेटिव। अब देखिए कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हम लोग जो डे टू डे लाइफ में जो अपना खाता बही वाला काम जो करते हैं ना, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सब जो भी चीज़ें पीएस यूज़ वगैरह जितने भी हो गए, ठीक है, और प्राइवेट बैंक्स जितने हो गए, तो ये सारे चले आए कमर्शियल बैंक्स में। ये मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको, एक स्ट्रक्चर ऑफ बैंक करके एक टॉपिक आएगी उसमें, ओके दोस्तों। चलिए अभी बस मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। उसके बाद फिर देखिए कोऑपरेटिव बैंक हो गया ना, कि उसको ज़्यादा मतलब प्रॉफिट लॉस वगैरह से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, ओके। वो क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह देता है, जैसे कि फाइनेंशियल वीकर सेक्शंस के जो लोग हो गए ना उन लोगों को, तो ये सारा मेन काम रहता है कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये 2 डिविजन्स में सरकार ने बांटने का फ़ैसला लिया, ओके। हाँ, इस बीच देखिए एक चीज़ और क्या हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कि 1975 में रीजनल रूरल बैंक, जिसे आप ग्रामीण बैंक भी बोलते हो, ठीक है, वो भी इस्टेब्लिश हुआ,
ठीक है। तो ये कौन से फेज़ में चलाया, ये फेज़ 2 में ही चलाया। ओके। और पहला जो ग्रामीण बैंक था वो है प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक है। अब देखिए एक जो और बहुत ही शानदार चीज़ जो हुई मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में उस वक्त, ठीक है, जो रिवॉल्यूशनरी कदम उठाई गई, ठीक है, वो है कि नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन में क्या हुआ दोस्तों कि 14 बैंक्स को उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी जी। ओके। तो उन्होंने 14 बैंक्स को प्राइवेटाइज़ किया। उसके बाद में 6 और बैंक्स प्राइवेटाइज सॉरी नेशनलाइज हुए दोस्तों। अब देखिए यहीं पे मैं आपको एक डिफरेंशिएशन बताता हूँ। नेशनलाइजेशन और अभी जो हो रही है क्या प्राइवेटाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए नेशनलाइजेशन क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है कि प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया जाता है। ओके। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट बेचती है किसको, एक पर्सन और किसी कंपनी को। ठीक है, तो ये हो गई प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप ये डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे। ओके सॉरी। तो देखिए ये नेशनलाइजेशन पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था 14 बैंक्स का। उसके बाद 6 बैंक्स का और नेशनलाइजेशन हुआ था दोस्तों, जिसमें पंजाब बैंक, सिंध बैंक वगैरह भी थे। ठीक है, अब देखिए नेशनलाइजेशन में क्या हुआ कि 50% से ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स के जो होल्डिंग, जो शेयर थे, वो अब गवर्नमेंट के पास रहने लगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ नेशनलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये नेशनलाइजेशन आपकी हुई थी जुलाई 16 एंड 1969। ओके, जुलाई 16 1969 को। ओके, अब इसका काम क्या था, क्यों हुआ नेशनलाइजेशन, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कि कुछ लोगों का कंट्रोल, चूँकि देखिए अभी भी बैंक्स, ठीक है, रिफॉर्म्स आ रहे थे, बट अभी भी नेशनलाइजेशन करने का ये मतलब था ना कि जो प्राइवेटली ओन्ड जैसे जो कंपनीज थी और कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि उनके कंट्रोल में थी, तो कंट्रोल उनका पूरा सरकार के अधीन ले लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो फार्मर्स थे, मतलब ठीक है, मतलब कि बिज़नेस वगैरह जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के हो गए, तो उनको एडिक्वेट क्रेडिट, को मुहैया कराया जाए। ओके, उसके बाद फिर जैसे आपके हो गए एंटरप्रेन्योर्स हो गए, ठीक है, वो मतलब कि इन्वेस्टमेंट और अच्छे से कर पाएँ, फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जितने हो गए, ठीक है, तो नेशनलाइजेशन में इन सबों को एक बूस्ट मिले। ठीक है, इसलिए नेशनलाइजेशन किया गया था उस वक्त। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे बात। चलिए, अब ये देखिए आता है तीसरा फेज़, यानी कि जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो मॉडर्न एरा ऑफ बैंकिंग कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए 1991 में, ठीक है, एम नरसिम्हन जी के चेयरमैनशिप में, ठीक है, एक बैठक हुई जिसे और एक कमेटी बनी जिसे हम एम नरसिम्हन कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये कमेटी, इनके नाम से कमेटी भी बनी। ठीक है, कमेटी भी बनी।
इनके नाम से। ओके, तो ये भी सवाल आता है एग्जामिनेशन में अक्सर, ठीक है। तो ये क्या है ना कि अब जैसे कि बैंक्स का प्रोग्रेस देखती है ये कमेटी, क्या करती थी कि बैंक्स का प्रोग्रेस कि कितना वो मतलब एडिक्वेट रेशियो उसका है, बैंक का साइज़ क्या है, कैपिटल क्या हो रहा है, ठीक है, और घाटे में तो बैंक नहीं जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें लानी चाहिए, ठीक है। मतलब यूँ कहिए तो पूरा बैंकिंग सेक्टर का ये ना हुलिया बदल के रख दिया, ठीक है, एम नरसिम्हन कमेटी। तो उसके बाद फिर देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जितने होने लगे वो आने लग गए, और फॉरेन बैंक्स मतलब इंटरेस्ट और दिखाने लगे, तो वो अपना एटीएम्स यहाँ खोलने लग गए, ठीक है। उसके बाद फिर नेट बैंकिंग, एटीएम्स, ठीक है, ई बैंकिंग का जो दबदबा बढ़ा, और अभी तक चल ही रहा है, जो जिसको हम मॉडर्न बैंकिंग कहते हैं, और हम यूज़ भी कर रहे हैं उसको डे टू डे लाइफ में। ओके, मतलब टाइम को सेव करने का एक अच्छा ये ज़रिया भी है, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी 3 फेजेज़ हमारे बैंकिंग सिस्टम के। ओके, कल हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए अगले सेशन में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।